morning class. Today we discuss impact of government policy changes in the chapter of business environment, which is the third chapter of our business studies syllabus. We already discussed about meaning, features and dimensions and economic policy components of this chapter. And now we discuss about impact of government policy changes in on business and industry. Before that, we just recall the meaning of liberalization, privatization and globalization, the three basic components of new industrial policy, or we can say economic policy, where liberalization means end of license and quota raj. We make it as simple as that. The liberalization means end of licensing and quota raj. It includes end of license, quota and many more restrictions and tariffs and controls which were put on industries by the government before 1991. Second one is privatization. Privatization refers to giving greater role to the private sector and reducing the role of public sector. And third one is globalization, which means integration of economy of the country with the rest of world. I repeat, globalization means integration of economy of the country with the rest of world economies and opening up of the economy for foreign direct investment by liberalizing the rules and regulations and by creating favorable socio-economic climate for global business. So, in simple words, we can say the LPG is the main component of economic policy, which was formed in 1991. Now we discuss the impact of government policy changes on business and industries. And first point of the change is increasing competition. As we see, increasing competition means क्या होता है, जो भी कंपनीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती हैं या जो भी नई नई चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं, तो वो कंपटीशन को फेस करने में एबल होती हैं. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 1991 की जो पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके बाद जो एक सबसे मेजर चेंज आया वो था जो भी कंपनीज थीं उन सब नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ा. ज़्यादातर कंपनीज जिन्होंने भी अडॉप्ट किया, और इससे कंपटीशन का लेवल बढ़ गया, इससे कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया. क्योंकि जो भी लोग पुराने टेक्निक्स पे अपना काम कर रहे थे या पुराने टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और जिन फर्म्स ने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया वो उन लोगों ने कंपटीशन मार्केट में इंक्रीज़ कर दिया. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि इंक्रीजिंग कंपटीशन मीन्स क्या हो गया कि कंपनीज विच कुड अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी were able to survive and face increasing competition because of changes in industrial policy in 1991. जो LPG जो कंपोनेंट थे, तो उसके बाद क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आई और उन्होंने कंपटीशन को बढ़ा दिया. तो जो भी कंपनीज हैं थी उस टाइम, उन्होंने अपने अंदर चेंजेस किए, अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज किया, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, और उसके बाद उनके लिए इजी हो गया चीज़ों को, कंपटीशन को फेस करना. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, मोर डिमांडिंग कस्टमर. अब मोर डिमांडिंग कस्टमर का मतलब क्या हो गया, क्योंकि 1991 के बाद जब मार्केट ओपन कर दिया गया, इंडिया का मार्केट ओपन कर दिया गया सभी के लिए, ठीक है, और जो बिज़नेस था वो अब कस्टमर ओरिएंटेड हो गया था.
कस्टमर ओरिएंटेड होने का मतलब 1991 से पहले चीज़ें जो थीं वो जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स थे उनके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी। कस्टमर वही चीज़ें यूज़ करता था जो प्रोड्यूसर उसको बना के देता था। लेकिन 1991 के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज आया कि कस्टमर चीज़ों को डिमांड करने लगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शंस थे बहुत सारे। अब ऑप्शंस कहाँ से आए? तो जाहिर सी बात है कि जब आपने अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया बाहर के कंट्रीज़ के लिए, तो उन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ थी या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो थी वो जब इंडिया में आई तो लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ गए। लोगों के पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी पहले से, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल थे उसमें उनके पास वैरायटी ऑप्शन उनको अवेलेबल हुए, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करने लगे या वो और ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। 1991 के पहले कंप्यूटर और मोबाइल्स ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं थी। इवन और ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हम आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो 1991 के पहले इंडिया में उतना डिमांड में नहीं थी या लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब लिबरलाइजेशन के बाद और ग्लोबलाइजेशन कंपोनेंट को फॉलो करने के बाद जब एमएनसीज़ आई इंडिया में तो कई सारे ऐसे चेंजेस हुए जो कि लोगों को अच्छे लगे और लोग ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स को डिमांड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो एक जो दूसरा इसका इम्पैक्ट आया वो ये था कि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। फिर हम आते हैं जो थर्ड पॉइंट है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी चेंज होना स्टार्ट हो गई। अब जाहिर सी बात है कि जब आप ग्लोबलाइजेशन के फ़ेज़ में हैं और आपके कंट्री में एमएनसीज़ आ रही हैं तो आपका कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, आपके कस्टमर ज़्यादा डिमांड करना मोर डिमांडिंग हो गए, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट डिमांड करने लगे। तो आपको भी जो इंडस्ट्रीज़ थी या जो बिज़नेस थे उनको सरवाइव करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ा, क्योंकि जो आसपास का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट था वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा था ग्लोबलाइजेशन के फेज़ में। तो हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मार्केट में आ रही थी, जिसकी वजह से जो भी कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा था उस कंपटीशन को फेस करने के लिए, मार्केट में सरवाइव करने के लिए जो भी कंपनीज़ थी उनको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे थे उनको अडॉप्ट करना पड़ा। तो इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि टू फेस द वर्ल्ड क्लास कंपटीशन, द डोमेस्टिक कंपनीज़ यानी कि जो इंडिया की कंपनीज़ थी हैड टू अडॉप्ट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी टू सर्वाइव इन द मार्केट। उन सभी कंपनीज़ को, ज़्यादातर कंपनीज़ को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ा। नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर चेंज। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है ये ज़रूरत हो गई कि अब लोग अपने माइंडसेट को चेंज करें, या जो बिज़नेस हाउसेस हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने वर्क पैटर्न को, अपने पॉलिसीज़ को चेंज करें ताकि वो कंपटीशन फेस कर सकें इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया अपने अंदर चेंजेस लाना, नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना, ये बहुत नेसेसरी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब 1991 के बाद क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का प्रेशर था, तो ये भी एक ज़रूरत बन गई कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनाएं, उनकी स्किल पे, उनके ट्रेनिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस दें, क्योंकि वर्ल्ड क्लास कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी उसी लेवल के होने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि ये एक प्रेशर था। जाहिर सी बात है कि जब बाहर की एमएनसीज़ आके आपके कंट्री में काम कर रही हैं तो ये डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए, डोमेस्टिक बिजनेस हाउसेस के लिए एक थ्रेट की तरह था कि अगर वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते हैं या वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप नहीं करते हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम मार्केट ओरिएंटेशन पे। अब मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ क्या हो गया कि 1991 के बाद
जो भी प्रोडक्शन होता था वो मार्केट के अकॉर्डिंग होता था। मार्केट के अकॉर्डिंग इन द सेंस कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गया। जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ, या हम ये कह सकते हैं कि 1991 के बाद मार्केटिंग का कंसेप्ट बहुत रिलेवेंट हो गया। क्योंकि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट को बनाने से पहले पूरी रिसर्च करते हैं कि आखिर हमारा कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या डिमांड करता है। तो कस्टमर की नीड और वांट्स को समझने के लिए प्रॉपर सर्वे करना और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना, ये 1991 के बाद एक ज़रूरत बन गई। क्योंकि अभी हमने जैसे सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था कि कस्टमर जो है वो बहुत डिमांडिंग हो गए थे। डिमांडिंग इन द सेंस कि उनके पास ऑप्शंस थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी में चीज़ें डिमांड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट पॉइंट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब इसका मतलब क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर का में जो लॉसेस हो रहे थे, तो 1991 के बाद जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी उनको बजटरी सपोर्ट और कम हो गया एंड उनको सरवाइव करने के लिए अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ा। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया कि उनको जो सपोर्ट मिल रहा था अभी तक, जो भी उनको बजट में सपोर्ट उनके लिए जो भी प्रोविजंस किए जाते थे वो थोड़े रिड्यूस कर दिए गए। उनको कम मिलने लगा बजटरी सपोर्ट और इसकी वजह से उन्हें अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे डिपेंड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये तो बेसिक इम्पैक्ट्स थे जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंजेस हुए उनके बाद। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मीनिंग क्या है? इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन विच गवर्नमेंट पॉलिसी आर मैंशनड टूवर्ड्स इंडस्ट्री। वाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी? अब ज़रूरत इसकी क्यों पड़ी? तो टू प्रिवेंट द इम्बैलेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। सबसे पहली चीज़ कि इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में जो भी इम्बैलेंसेस थे उनको रिड्यूस करने के लिए या उनको रोकने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी। टू डिमार्केट एरियाज़ एमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस बताना कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर में है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर में है। टू डायरेक्ट फ्लो ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, कि हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज स्केयर हैं, तो उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली डायरेक्ट करना कि उनका जो फ्लो है वो रेगुलर बना रहे। फिर आते हैं हम टू प्रिवेंट द वेस्टफुल यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट होने से बचाना, उनके वेस्टफुल यूजेस को प्रिवेंट करना। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मीनिंग बेसिक क्या हो गई? इट इंडिकेट्स द रिस्पेक्टिव रोल ऑफ पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, small, medium and large industries and underline the national priorities and the economic development strategy। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बेसिक काम क्या था कि उसने सबके रोल डिफ़ाइन कर दिए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर के, स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, सबके रोल को डिफ़ाइन किया कि आप पर्टिकुलर आप अगर इकोनॉमी में है तो आपका क्या रोल है। और दूसरी चीज़, नेशनल प्रायोरिटीज़ को भी डिफ़ाइन किया कि बेसिक प्रायोरिटीज़ किसी कंट्री की क्या हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी उनको फॉर्म किया गया। It also expressed government policy towards foreign capital and technology, labor policy, tariff policy in respect of the industrial sector। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक और पॉइंट था कि गवर्नमेंट पॉलिसी को जो कि फॉरेन कैपिटल के लिए ज़रूरी थी, या क्या होना चाहिए फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, लेबर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। फिर हम आते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी टुवर्ड्स
government policy towards industry, the industrial development and their economic development to a very significant extent has been guided, regulated and promoted by the industrial policy. अब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे 1991 की पॉलिसी के, उनको हम एक बार देख लेते हैं. टू मेंटेन द सस्टेन्ड ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, to achieve optimum utilization of human resources, to attain the international competitiveness, to enhance gainful employment, to abolish the monopoly of any sector in any field of manufacture except on strategic और security grounds. क्योंकि हम लोग ये चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे. अब बेसिक चीज़ें क्या थी जो इनिशिएटिव लिए गए, वो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ख़त्म किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, फॉरेन टेक्नोलॉजी जो थी उनको भी बढ़ाया गया और पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस किए गए. अब जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें बेसिक पॉइंट्स क्या क्या थे. डी लाइसेंसिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया. पब्लिक सेक्टर का रोल डिक्रीज़ हो गया क्योंकि ज़्यादा एम्फेसिस प्राइवेटाइजेशन पे दिया गया, तो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा. कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर से हटा के प्राइवेटाइज कर दिया गया. डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, यानी कि हम कह सकते हैं विनिवेश को बढ़ाया गया. यहाँ पे लिबरलाइजेशन को बढ़ाया गया और लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन किया गया. डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी रिजर्वेशन को ख़त्म किया गया, कम किया गया. ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैनेजेरियल रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट. अब इनमें इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा इनको समझ लिया जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं कि जो भी हमारे डाइवर्सिफिकेशन स्प्री की हम बात करते हैं. अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल जो था वो 1991 के बाद इंक्रीज़ किया गया, उसको बढ़ाया गया, जिसकी वजह से बिज़नेस हाउसेस के लिए, जो भी बिज़नेस हाउसेस बहुत बड़े बड़े थे या जो फाइनेंशियली साउंड बिज़नेस हाउसेस थे, उनको डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शन मिले और वो अपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि उनके लिए एक तरीके से ओपन मार्केट अवेलेबल हो गया और जो छोटे बिजनेसेस थे उन बिजनेसेस को उन्होंने टेक ओवर करना स्टार्ट किया और अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट जो है इसमें जॉइंट वेंचर, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के संग मर्जर करना, टाई अप्स करना, ये चीज़ें. तो अब मार्केट में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए जो भी बिज़नेस कंपनीज़ थी या बिज़नेस हाउसेस थे, उन्होंने जो मर्जर्स को या हम कह सकते हैं जॉइंट वेंचर को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने बाहर की कंपनीज़ के संग या हम कह सकते हैं एमएनसीज़ के संग मर्जर करके या जॉइंट वेंचर करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांड बिल्डिंग. अब ब्रांड बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया कि ब्रांड जो ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश्ड ब्रांड थे, अब बाहर से जो भी कंपनीज़ आ रही थी वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंट्री थी और इंडिया में उनको अपने आप को बिल्ड करने के लिए दूसरे जो भी इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज़ थी उनके संग मिलके उन्होंने अपने ब्रांड को यहाँ बिल्डअप किया, या हम कह सकते हैं ब्रांड को बनाया. जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं मारुति का. मारुति इंडिया की कंपनी है और मारुति सुजुकी, पहले जब ये सुजुकी इंडिया में आई थी तो उसने मारुति के संग मिलके जॉइंट वेंचर करा और उसके बाद अपने ब्रांड को यहाँ इस्टेब्लिश किया. इस तरह के आप बहुत से एग्जांपल्स देख सकते हैं. जैसे हीरो होंडा है, हीरो इंडिया की कंपनी थी और होंडा बाहर की कंपनी, तो इन्होंने भी अपने ब्रांड को यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए इंडियन या हम कह सकते हैं डोमेस्टिक कंपनी की हेल्प ली. फिर हम आते हैं यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जब हम यहाँ बात करते हैं तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, क्योंकि एमएनसीज़ मार्केट में आने स्टार्ट हो गई थी,
तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी ये प्रेशर था कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए कि अगर उनको कंपटीशन में बने रहना है तो उनको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस का मतलब ये हो गया कि मार्केट जो था वो पूरी तरीके से कस्टमर ओरिएंटेड हो चुका था। कस्टमर ज़्यादा चीज़ों को डिमांड कर रहा था, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट डिमांड कर रहा था, क्वालिटी प्रोडक्ट डिमांड कर रहा था। तो कस्टमर्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो गया। और इस पर्टिकुलर जो ये चेंजेस आए उस टाइम पे, तो वहाँ पे बिज़नेस का पूरा फोकस चेंज होके कस्टमर के टुवर्ड्स हो गया। पहले ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स के टुवर्ड्स हुआ करता था, ये फिर चेंज होके कस्टमर के टुवर्ड्स हो गया। और लास्ट पॉइंट है शार्पली इम्प्रूव कॉम्पनसेशन लेवल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि आपको अपने वर्कफोर्स को सेटिस्फाई रखना है अपने वर्कफोर्स को सेटिस्फाई रखना है। तो उनको आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर उनके जो भी हम कह सकते हैं कि स्किल्स को उनके स्किल इन्हांसमेंट पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें। And now we discuss about demonetization. Very important and very crucial topic. डिमोनेटाइजेशन की मीनिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इट मीन्स विड्रॉल ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट बी इन लीगल टेंडर. द सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट एक्सेप्टेबल एज अ वैलिड करेंसी. ये मीनिंग हो गई डिमोनेटाइजेशन की। मतलब कि जो भी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी चल रही है सर्कुलेशन में, उसको विड्रॉ करना, और जो भी करेंसी चल रही थी वो लीगल टेंडर नहीं होगी, यानी लीगली अब वो यूज़फुल नहीं होगी, और ना ही वो वैलिड करेंसी रह जाएगी। फिर आते हैं हम व्हाट हैपेंड इन डिमोनेटाइजेशन. डिमोनेटाइजेशन में हुआ क्या? ऑन 8 November 2016, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अनाउंस दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स 500 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ नोट विल नॉट बी इन अ लीगल टेंडर. ये हमारे जो पीएम उस टाइम मोदी जी थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि 8 नवंबर से 500 और 1000 के जो नोट थे वो लीगल टेंडर नहीं होंगे, यानी कि वो यूज़ में नहीं होंगे. मीन्स दैट 500 and 1000 रुपीज़ नोट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाई एनी वन एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाई द गवर्नमेंट. अब उस टाइम गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को डिक्लेयर किया था जो एक्सेप्ट कर रहे थे उस पर्टिकुलर करेंसी को, उसके अलावा वो लीगल टेंडर में वो नोट नहीं थे. पब्लिक कैन डिपॉजिट एंड चेंज द करेंसी फ्रॉम द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस टिल 30 दिसंबर 2016. गवर्नमेंट ने इतना टाइम दिया था कि आप 30 दिसंबर 2016 तक आप करेंसी को चेंज करा सकें बैंक से और पोस्ट ऑफिस से. अब इंडिया में क्या हिस्ट्री और बैकग्राउंड है, हम लोगों को ये बहुत से लोगों को ये लगा था कि ये पहली बार हो रहा है इंडिया में, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था. इससे पहले 1946 में भी कंप्लीट बैन लगाया गया था 1000 and 10,000 के नोट्स पे. क्योंकि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गया था और बहुत ज़्यादा अनकाउंटेड मनी था, तो उसको डील करने के लिए 1946 में भी एक बार डिमोनेटाइजेशन किया गया था. उसके बाद डिमोनेटाइजेशन किया गया 1978 में. उस टाइम पे 1000, 5000 एंड 10,000 के नोट्स को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया था या उनको हटा दिया गया था. तो ऐसा नहीं था कि 2016 में पहली बार, ये तीसरी बार गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया था. अब मेजर एम क्या थे डिमोनेटाइजेशन के? इंडिया को कैशलेस सोसाइटी बनाने का, और जो कि हम आज के प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि
काफ़ी हद तक ये चीज़ें वर्क करना स्टार्ट कर चुकी हैं। हम प्लास्टिक मनी यूज़ कर रहे हैं, हम पेपर मनी की जगह कार्ड से पेमेंट करते हैं या ई वैलेट से पेमेंट करते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, यूपीआई, पेटीएम, ये सारी चीज़ें। डिमोनेटाइजेशन के बेसिक हम कह सकते हैं कि एम यही था कि कैशलेस सोसाइटी बनाना, क्योंकि कैश कम होगा तो ब्लैक मनी भी कम हो जाएगा। अब कॉजेज़ क्या क्या थे? फर्स्ट था ब्लैक मार्केटिंग को कर्ब करना या ब्लैक मार्केटिंग को कम करना। फिर करप्शन को रिड्यूस करना, जो भी इकॉनमी में फेक करेंसी थी या नकली नोट्स जो चल रहे थे उनको कम करना, ब्लैक मनी को कम करना। एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। लोगों के पास जो काला पैसा था वो, क्योंकि अब जब आपको बैंक में वो पैसा डिपॉजिट करना था या बैंक से पैसे को आपको एक्सचेंज कराना था, तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि भाई वो पैसा आपके पास से कहाँ से आया। और टैक्स इवेजन, टैक्स बहुत ज़्यादा लोग टैक्स को इवेट करते थे, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए डिमोनेटाइजेशन को यूज़ किया गया। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ये बेसिक फीचर था, हम कह सकते हैं कि टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए डिमोनेटाइजेशन को किया गया। अब कैसे? जाहिर सी बात है कि आपके पास अगर ब्लैक मनी है तो आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो जब आपके पास जो भी पैसा, क्योंकि इसमें एक प्रोविज़न लगाया गया डिमोनेटाइजेशन में कि अगर आपके पास है एक्सेस मनी तो उस पर आपको 40% अप टू 40% तक टैक्स गवर्नमेंट को देना है, तो वो आपकी मनी लीगल हो जाएगी या वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से काफ़ी टैक्स गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हुआ। ठीक है। चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम किया गया। एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी के लिए बेसिक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और इम्प्रूव टू टैक्स कंप्लाइंसेस, लोगों के ऊपर टैक्स कंप्लाइंसेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। अब इम्पैक्ट क्या है? मनी और इंटरेस्ट रेट, क्या क्या फ़र्क पड़ा पैसे पे या मनी पे, क्या फ़र्क पड़ा? डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन काफ़ी हद तक कम हो गए, बैंक डिपॉजिट बढ़ गया और फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ गई। जो बैंक्स थे उनकी सेविंग बढ़ गई। और प्राइवेट वेल्थ पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ा? डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइजेशन डिनोमिनेशन नोट्स वेर नॉट रिटर्न, डिक्लाइन होगी। लोगों की प्राइवेट वेल्थ यानी जो उनके पास अपना काला पैसा था वो काफ़ी हद तक चेंज नहीं करा पाए लोग, और वो जो है वो डिक्लाइन हो गया। रियल इस्टेट प्राइस फेल हुआ, मतलब जो रियल इस्टेट में हम जानते हैं कि आधा से ज़्यादा ब्लैक मनी लगी होती, तो उसके भी प्राइस काफ़ी डाउन हो गए। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंक्रीज़ हो गए, कई सारे ऑप्शंस हो गए हमारे पास। रियल इस्टेट के प्राइस काफ़ी डाउन हो गए। टैक्स कलेक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पैसा जब डिस्क्लोज़ करना शुरू किया तो उस पर गवर्नमेंट ने उनसे टैक्स लेना स्टार्ट किया, जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ या क्वेश्चंस हैं उनको आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।